हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी के लिए घटना चक्र और आई होप आप लोगों की पढ़ाई जो है वो अच्छी चल रही होगी। जो भी लेक्चर्स आप लोगों को दिए जा रहे हैं, कोशिश करिए कि इसके साथ साथ ही मतलब लेक्चर के साथ साथ ही आपको चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा पॉज करके, थोड़ा रिवाइंड करके, या फिर जो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं उसको खुद से समझ के हर लेक्चर के साथ ही ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं, समय कम है और आपको पढ़ना ज़्यादा है। ठीक है, और पढ़ना भी है और रिवीजन भी करना है। तो यहाँ पे हम लोग 10 क्वेश्चन जो है भारत भूगोल के कर चुके हैं। इससे पहले 110 क्वेश्चन जो है वो विश्व भूगोल के कर चुके हैं। ठीक है, और उससे पहले हम लोगों ने पॉलिटी ख़त्म की थी और हिस्ट्री ख़त्म की थी 12 लेक्चर्स में। तो आई होप आप लोगों को पूरी प्लेलिस्ट मिल चुकी है। तो जिन्होंने भी जो भी लेक्चर नहीं देखा है बीच का, वो ज़रूर से देख सकते हैं। यहाँ हम लोग 11वें क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। ये भू संरचना का क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर जिस तरह का है इंडिया का, उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। हमें बताना है इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ पे मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। मोर देन वन कौन सा सही है ये बताना है। पहला है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का जो पठार है ये दक्कन पठार का ही विस्तार है। ठीक है, तो मेघालय का जो प्लेटू है वो एक्सटेंडेड वर्जन है डेक्कन प्लेटू का स्ट्रक्चरली। ठीक है, स्ट्रक्चर की दृष्टि से। नेक्स्ट है, कश्मीर वैली जो है वॉज क्रिएटेड इन कंसेंसस। तो समभिन्नति से कश्मीर घाटी का जो रचना है वो किया गया है। नेक्स्ट है, गंगा मैदान की जो रचना है ये एक अग्रगर्त से हुई है। ठीक है, तो अग्रगर्त मतलब एक तरह का ट्रफ है जिससे गंगा मैदान की संरचना हुई है। चौथा क्वेश्चन है, हिमालय की जो उत्पत्ति है ये भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण से हुई है। ठीक है, तो कन्वर्जेंस ऑफ 3 प्लेट, एक साथ 3 प्लेट मिले हैं, भारतीय, यूरोपीय और चीनी प्लेट। ठीक, तो यहाँ सभी स्टेटमेंट्स में देखा जाए, पहला स्टेटमेंट जो है मेघालय का जो प्लेटू है वो दक्कन के पठार का ही विस्तार है, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कश्मीर घाटी की जो रचना है तो ये हिमालय के समभिन्नति से हुई है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है। गंगा मैदान की जो रचना है ये एक अग्रगर्त से हुई है, ये भी सही है। वहीं अगर हिमालय की बात की जाए तो इसकी उत्पत्ति भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट के टकराने से हुई है। चीनी प्लेट जैसा कोई भी जो प्लेट्स हैं, जितने भी तरह के प्लेट्स हैं उसमें चाइनीज़ प्लेट नाम की कोई प्लेट नहीं पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो इसका एक तरह का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो मेघालय का जो पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का वही शाई है, यानी कि आउटलियर है, उसी का एक एक्सटेंशन है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप के द्वारा पृथक हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का जो स्ट्रक्चर है भारत का, यहाँ से कुछ इस तरह से, फिर यहाँ पे बांग्लादेश शुरू होता है, फिर ये बाकी की जगहें शुरू होती हैं। तो ये जो कहलाता है ये मालदा गैप कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे त्रिपुरा है, फिर और भी इस तरह से नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा शुरू होता है। तो ये जो गैप है यहाँ पे ये मालदा गैप कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार और उसी का एक्सटेंशन हो रखा है मेघालय के पठार में। वहीं कश्मीर घाटी की बात की जाए तो इसकी रचना जो है हिमालय के समभिन्नति से हुई है। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं हम लोग, जो कश्मीर वैली है इसकी जो रचना है या इसका जो फॉर्मेशन है वो विसिनिटी ऑफ हिमालय से हुआ है। ठीक है, हिमालय के जो घाटी बनी है उसी से कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है, गंगा के जो विशाल मैदान है इनकी उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका। तो हिमालय के उच्च वलन के समक्ष एक अग्रगर्त जो है वो पैदा हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हिमालय उठता गया और ये जो है यहाँ पे एक तरह का गर्त बनता गया। तो ये जो गर्त है यहीं पे उत्पत्ति हुई है गंगा नदी की। ठीक है, तो गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ हुई है? एक तरह के 4 डीप में हुई है, एक डीप ट्रफ जैसा बना है, यहाँ पे गंगा की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो भूसन्नति की भांति है ये, एक मतलब एक ह्यूज डिप्रेशन जैसा है, डिप्रेशन है, इस तरह का गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर है।
ठीक है, वहीं बात की जाए कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई है। ठीक है, यहाँ पे चीनी प्लेट जैसा कोई भी वर्णन जो है वो नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो मेघालय में सिंपल आपको याद करना है, गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ जो हैं ये मेघालय में पाई जाती है। इसके अलावा भुवन पहाड़ी जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। गारो, खासी, जयंतिया जो है ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। भुवन जो है ये मेघालय पठार का पार्ट नहीं है, ये पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्मेनाइट। इल्मेनाइट एक तरह का केमिकल कंपाउंड है जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है। ये किसका खनिज है? ठीक है, तो इल्मेनाइट जो है ये टाइटेनियम का खनिज है। ठीक है, टाइटेनियम के 2 खनिज पाए जाते हैं। एक है इल्मेनाइट जिसका है फॉर्मूला FeO(TiO2). ठीक है, तो फेरस ऑक्साइड इसके साथ टाइटेनियम ऑक्साइड जब जुड़ता है तो बनता है इल्मेनाइट। और साथ ही रूटाइल जो है ये टाइटेनियम ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रमुख खनिज हैं जो कि भारत में पाए जाते हैं। ये गुजरात से लेकर दीघा तट जो कि पश्चिम बंगाल का हिस्सा है यहाँ तक विस्तृत है। नेक्स्ट है, भारत की तट रेखा कितनी है? तो अभी ये 1994 का प्रश्न है और ये स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है। और अगर हम लोग रीसेंट के करंट अफेयर्स देखेंगे, जैसे कि आपने घटनासार या घटना चक्र में देखा होगा कि एक पूरा एक टॉपिक जो है वो इस पे दिया गया है कि भारत की जो तट रेखा है वो बढ़ गई है। अब बढ़ गई है इसलिए भी बिकॉज़ आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा विस्तृत हो चुकी है और हमारे पास ज़्यादा तरीके हैं जिससे हम लोग कोस्टल लाइंस का एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि एक जगह से दूसरी जगह को सीधे लाइन की तरह मेजर कर लिया जाता था। अब भले वो कुछ इस तरह से कोस्टल लाइन थी लेकिन इसको सीधे लाइन की तरह मेजर किया जाता था, तो जितना होता था उससे भी कम आता था। तो यहाँ पे भारत की तट रेखा जो है, अभी मैं करंट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी, तो करंटली देखा जाए तो ये 11,098 है किलोमीटर तक हमारी जो कोस्टल लाइन है वो है। ठीक है, तो करंट डेटा ही हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट्स डैश कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? सह्याद्री कहलाते हैं। जो महाराष्ट्र वाला हिस्सा और कर्नाटक वाला जो हिस्सा है, कुछ इस तरह का महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स को हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसको सह्याद्री कहा जाता है, सह्याद्री। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 1200 मीटर और केरल में इसे सहपर्वतम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। तो भारत के जो जितने भी दर्रे हैं यानी कि पासेस हैं जो कि पहाड़ों को काट के रास्ता बनाया जाता है, उनमें से जो सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित है उसका नाम हमें बताना है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं, जोजिला, रोहतांग, खैबर पास, नाथुला, ये सभी जो हैं वो सर्वाधिक ऊंचे नहीं हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर इन सभी ऑप्शंस की बात की जाए तो इसमें सबसे ऊंचाई पे कौन अवस्थित है? तो ये है नाथुला। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में स्थित है नाथुला जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई पे है इन सभी ऑप्शंस में। अगर भारत का पूछा जाए तो सर्वाधिक ऊंचा जो दर्रा है वो है यांगजी दीवान। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो है 5890 मीटर, लगभग 6000 के आसपास। ठीक है, अब ये विकल्प में नहीं है इसलिए हमने ऑप्शन ई माना है। लक्षद्वीप टापू जो है वो कहाँ पे अवस्थित है? ठीक है, लक्षद्वीप की लोकेशन हमें बतानी है, दक्षिण पश्चिमी भारत में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे भारत का मैप हो जाएगा और यहाँ पे नीचे की तरफ भारत का मैप और यहाँ पे नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? हमारा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप ये एक प्रवाल उत्पत्ति का द्वीप है यानी कि कोरल से बना हुआ द्वीप है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये द्वीप जो है वो प्रवाल की उत्पत्ति से बना है। इसमें द्वीपों की कुल संख्या जो है वो 36 है और केवल 10 में ही लोग रहते हैं। ठीक है, तो आबादी वाले क्षेत्र जो है तो केवल 10 में ही है। बात किया जाए तो मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक किया जाता है। तो मिनिकॉय जो है वो इसकी कैपिटल भी है और लक्षद्वीप की
और ये जो है मतलब सॉरी मिनिकॉय जो है वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है लक्षद्वीप का हिस्सा, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल जो है वो इन दोनों को पृथक करता है। कवरत्ती जो है वो राजधानी है और ये कवरत्ती नामक द्वीप है, यहीं पे ये स्थित है, ये राजधानी है। तो यहाँ पे माफ़ करिएगा, कवरत्ती जो है वो इसकी राजधानी है, मिनिकॉय जो है वो इसका इंपॉर्टेंट द्वीप है जो कि इससे 9 डिग्री चैनल से पृथक है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? तो ये प्रवाल उत्पत्ति का है। प्रवाल उत्पत्ति मतलब कोरल से बना हुआ है, कोरल से बना हुआ है। कई सारे द्वीप जो होते हैं अलग अलग चीज़ों से बनते हैं, जैसे कि कुछ ज्वालामुखी से उत्पन्न होते हैं, कुछ मृदा के निक्षेपण से होते हैं, कि सॉइल के इरोजन से होते हैं। यहाँ पे ये जो बना है ये कोरल से बना है, कोरल से मिलके बना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो अभी मैंने आपको बताया 36 द्वीप हैं। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का अंग है, विदर्भ। ठीक है, तो विदर्भ जो है महाराष्ट्र का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और ये है ISFR 2023 की जो नई रिपोर्ट आई है, जिसपे जो सर हैं करंट अफेयर्स लेके आते हैं, उन्होंने इस पे प्रॉपर एक लेक्चर बनाया है। तो जिन्होंने भी लेक्चर नहीं देखा है, ISFR की रिपोर्ट जो है उस पे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, स्पेशली अगर आप लोग कहेंगे तो एक सेपरेट लेक्चर ISFR पे बना दिया जाएगा, तो इसको आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको ये सेपरेट लेक्चर चाहिए होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आज के हिसाब से भी, मतलब अगर 2023 की रिपोर्ट की बात कीजिए उसके हिसाब से भी सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स आते हैं और यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स आते हैं और ये दोनों ही मिलते हैं, तो ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है ये बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। इसको ब्लू माउंटेन कहा जाता है, जैसे नाम है ना नीलगिरी, तो नील मतलब ब्लू और गिरी मतलब पहाड़। इसकी जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है उसका नाम है डोडा बेट्टा। ये भी प्रश्न जो है वो पूछा जाता है, डोडा बेट्टा। नेक्स्ट है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। तो कन्याकुमारी केरल की बात हो रही है, तो इससे सबसे नियरेस्ट पहाड़ी कौन सी है? तो यहाँ पे अन्नामलाई, नीलगिरी ये दोनों ही पाए जाते हैं, पर सबसे जो सटी हुई पहाड़ियाँ हैं वो है कार्डमम हिल्स। तो कार्डमम हिल्स जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी श्रेणी है और इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पर्वत जो है वो एक तरह की गांठ है जो कि इसको जोड़ती है ईस्टर्न घाट से। ठीक है, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है डोडा बेट्टा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब होता ये है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर जो है वो अनाईमुड़ी है। ठीक है, अनाईमुड़ी अन्नामलाई की पहाड़ियों पे है ये, और अन्नामलाई के दक्षिण में है कार्डमम हिल्स जो कि कन्याकुमारी से काफ़ी नज़दीक पड़ता है। तो ये सबसे आखिरी पर्वत जो है हमारा, इस तरह से यहाँ कन्याकुमारी की स्थिति है और आखिरी पर्वत जो है वो है कार्डमम हिल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम से यानी कि एरिया के हिसाब से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? तो सबसे बड़ा राज्य है हमारा राजस्थान, फिर आता है MP और उसके बाद आता है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया भी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो मैंने अभी आपको बताया क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तो एक समान है और दूसरे और तीसरे नंबर पे है। यहाँ पे कर्नाटका जो है वो 12th पोजीशन पे तो होगा नहीं क्षेत्रफल के हिसाब से, इससे छोटा तो बिहार है, तो बिहार जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जनसंख्या के अनुसार तीसरा है बिहार हमारा, और एरिया के हिसाब से 12th नंबर पे आता है, बिहार की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार जो है वो हमारा 12th लार्जेस्ट स्टेट है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ पे संकेंद्रित है, कहाँ को बिलोंग करती है? तो ये हमारे दक्षिण भारत को बिलोंग करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है?
तो यहाँ पे जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, किस राज्य में ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा या फिर कर्नाटक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा। 2011 के सेंसस का डेटा ही अभी तक हम लोग ले रहे हैं, इसके बाद सेंसस हुआ नहीं है, जनगणना जो है वो नहीं हुई है 2011 के बाद से। तो 2011 के डेटा के अनुसार जनजातीय समुदाय यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं वो कहाँ कहाँ नहीं आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो एक नाम हो गया हरियाणा, दूसरा है पंजाब, फिर इनकी कैपिटल चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी। इन जगहों पे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं इनकी पहचान नहीं की गई है। नेक्स्ट है भील जाति कहाँ पाई जाती है। भील जाति तो ये महाराष्ट्र और एमपी वाले रीजन में पाई जाती है भील जाति। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में भी भील जनजाति जो है वो पाई जाती है। हम लोगों ने ऑप्शन जो है महाराष्ट्र को टिक किया है। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जनजाति का नाम दिया गया यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का नाम दिया गया और किस राज्य से संबंधित है वो दिया गया है। तो यहाँ पे भील जो है गुजरात, अभी हमने देखा गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र इन सभी में भील पाए जाते हैं। गद्दी याद रखिएगा, गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। गद्दी, कोटा और टोडा दोनों ही तमिलनाडु में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, कोटा और टोडा दोनों ही तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भगीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग, कई सारे प्रयाग हैं, कई सारे देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, इस तरह से कई सारे प्रयाग पढ़ते हैं और ये सीक्वेंस जो है वो हर साल कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के लिहाज से पूछा जाता है। तो ये सभी आपको जो सीक्वेंस है वो याद होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 प्रयागों में से एक है, 5 प्रयाग का नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो इसके लिए एक शॉर्ट्स के माध्यम से आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दिया जाएगा, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। जब तक आप डिमांड नहीं करेंगे कि हमें ये वाला वीडियो चाहिए, तब तक बहुत सारे ऐसे रैंडम टॉपिक्स हैं जिन पे वीडियो बनते रहेंगे। पर अगर आपकी कोई डिमांड रहती है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसके बाद आपकी डिमांड जो है वो ज़रूर से पूरी की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में यारलुंग जोंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो ये है हमारी ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी है जो है सही हो जाएगा। यारलुंग जोंगबो जो है वो इसका तिब्बत में नाम है। ठीक है, चाइना के हिस्से में इसको यारलुंग जोंगबो कहा जाता है, साथ ही सांगपो भी कहा जाता है। बंगाल के हिस्से में इसको जमुना कहा जाता है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तो यहाँ पे तेल नदी जो है वो इनमें से किसी की भी सहायक नहीं है, महानदी की सहायक है। और महानदी जो है वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। महानदी की सहायक नदी है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है जिसको तेल नदी के नाम से जानते हैं। और जो इसकी अन्य महानदी की जो अन्य सहायक नदियां हैं इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है जोंक, हंसदो, इब, मांड, शिवनाथ। ठीक है, तो जोंक, हंसदो, इब इन पे तो प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी मांड और शिवनाथ भी आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन तेल नदी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो यहाँ पे गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये तीनों नदियाँ तो हमारी बंगाल की खाड़ी में यानी कि इधर की तरफ बंगाल की खाड़ी में आती हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में आती हैं। वहीं महानदी कृष्णा, कावेरी ये भी बंगाल की खाड़ी में आती हैं। तो यहाँ पे अलग अलग स्थान पे गिरती हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों। वहीं लूनी, नर्मदा और ताप्ती की बात की जाए तो ये बंगाल की खाड़ी में नहीं, अरेबियन सी, अरब सागर जो है हमारा वहाँ पे गिरती हैं, मतलब वहाँ पे अपना जो एग्जिट पॉइंट है वो बनाती हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। ठीक, तो निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल और बराकर ये सभी गंगा नदी घाटी का भाग नहीं है। ठीक है, उनकी उपनदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगर हम कोयल नदी की बात करें, उत्तरी कोयल नदी तो ये झारखंड में बहती है और ये सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और सोन नदी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है।
ठीक है। दक्षिणी कोयल नदी की बात करते हैं तो ये झारखंड और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। ये कारो नदी से मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, ठीक है। तो कोयल प्लस कारो फिर से कोयल बन जाती हैं। और ये राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है, ठीक है। तो देखा जाए तो ब्राह्मणी नदी जो है उससे मिलके बनी, मतलब उसमें समाहित है हमारी कोयल नदी, शंख नदी और कारो नदी, ठीक है। वहीं अगर बराकर नदी की बात की जाए तो ये दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है, ठीक है। तो ये भी हमारे जो गंगा नदी है उसका पार्ट नहीं हो सकता। तो इन सभी में शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर, ये सभी ऑप्शन गंगा नदी से संबंधित नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? ये पटना में स्थित है। पटना में सोन नदी और गंगा नदी जो है वो आपस में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर, ये सभी गंगा नदी के किनारे हैं। उत्तरकाशी जो है वो गंगा नदी के किनारे नहीं है। ये उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी है, गोमुख नामक स्थान से यहाँ से नदी निकलती है। तो यहाँ पे जो शाखा बहती है उसका नाम है भगीरथी, तो उसको गंगा नहीं कहा जाएगा, ठीक है। गंगा जो है वो देवप्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण होता है। तो उत्तरकाशी जो है उसका संबंध भगीरथी से है, ना कि गंगा से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा भगीरथी, उत्तरकाशी जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। अभी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है क्योंकि आप लोग कहेंगे उत्तरकाशी से ही गंगा निकल रही हैं, लेकिन गंगा नाम से नहीं निकल रही है, भगीरथी निकल रही है। और भगीरथी आगे जाके देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलेंगी तब गंगा कहलाएंगी, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको याद करना पड़ेगा उत्तरकाशी जो है उसकी स्थिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? ठीक है, सबसे सूखा मतलब एक तरह का डेजर्ट, यहाँ पे बारिश कम होती है, बारिश कम होती है। तो लद्दाख, लेह लद्दाख जो है वो हमारा एक डेजर्ट है, शुष्क स्थल है भारत का। तो लेह जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो अमृतसर और शिमला जो है अक्षांश एक ही है, लेकिन जलवायु देख सकते हैं अमृतसर जो है वो उतना ठंडा नहीं है अपेक्षाकृत, शिमला जो है वो ठंडी जगह है, हिल स्टेशन किस्म का है। तो यहाँ पे हिल स्टेशन कैसे डिसाइड होता है? इसकी ऊंचाई लंबी है, ठीक है, पहाड़ी एरिया है तो ऊंचाई लंबी है, इसलिए ऊंचाई में भिन्नता के कारण जलवायु की स्थिति जो है वो डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो ऊंचाई जो है वो डिफरेंट है, देख सकते हैं हम लोग। इस अमृतसर जो है वो समुद्र तल से लगभग 175-200 मीटर है। वहीं शिमला की बात की जाए तो 300 से 600 मीटर के लगभग है। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो ये होती है हमारी दक्षिण पश्चिमी मानसून से, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तो सर्वाधिक वर्षा होती है। साउथ वेस्ट मानसून से इस तरह से आता है तो यहाँ पे वर्षा होती है भारत में, ठीक है। तो सर्वाधिक वर्षा के लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत की जो कुल वर्षा इसका 75% जो है वो इसी की वजह से होता है। नेक्स्ट है, लोम मिट्टी है जिसको डुमट्टी भी कहा जाता है, इसमें कौन सा कण मिलता है? ठीक है, लोम मिट्टी में कौन सा कण मिलता है? तो बालू, चिकना कण, पांशु, ये सभी कण पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो लोम सॉइल जिसमें 40% क्या होता है? बालू होता है, ठीक है, सैंड होता है। इसके अलावा 40% क्या होता है? मृतिका होती है, क्ले होते हैं, और इसका बचा हुआ 20% जो होता है वो गाद के कण पाए जाते हैं, ठीक है। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चिकनी मिट्टी, ठीक है। चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक पानी या फिर जल को धारण करने की क्षमता होती है, और पौधों को सबसे अधिक पानी जो है वो चिकनी मिट्टी से मिलता है। इसमें 40% क्ले होता है, 40% गाद होता है, और बालू की मात्रा काफ़ी कम पाई जाती है। तो ये जो मिट्टी होती है ये जल का अवशोषण करती है, ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेती है ज़्यादा अमाउंट में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ठीक है,
तो बात की जाए ऊपरी गंगा नहर, तो ये बुलंदशहर वाले एरिया में है, तो बिहार से इसका कोई मतलब नहीं हो जाएगा। पूर्वी यमुना नहर भी यहीं पे स्थित है। वहीं अगर त्रिवेणी नहर की बात की जाए, त्रिवेणी नहर ये बिहार के क्षेत्र में सिंचाई प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा। तो बिहार के क्षेत्र में गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई ये नहर है और ये पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। त्रिवेणी नहर के नाम से जाना जाता है इसको। नेक्स्ट है, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। ठीक है, यहाँ पे हरित क्रांति जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन अनाज की खेती को बढ़ाने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, उसमें उसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं ये हमें जानना है। तो यहाँ पे उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, तो अच्छे हाइब्रिड बीजों का चुनाव किया गया था जिससे कि फसल जो है वो अच्छी हो सके, ये सही है। सिंचाई के प्रबंध किए गए थे, इरिगेशन फैसिलिटी, सो दैट एग्रीकल्चर जो है और अच्छे से हो सके। ग्रामीण विद्युतीकरण, जैसे ट्यूबवेल वगैरह चलाने के लिए गांव में बिजली होने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो आधुनिक जो खेती का आधुनिकरण है वो बिजली से ही प्राप्त होगा, तो गांव में बिजली होना ज़रूरी है। नेक्स्ट बात की जाए तो अभी मशीन जो है वो गांव तक पहुंचेगी कैसे, तो सड़कों का निर्माण करना पड़ेगा, अच्छी सड़क बनानी पड़ेगी, डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो ये सभी ऑप्शन जो है ये हरित क्रांति के कंपोनेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। ठीक है, तो कृषि में उत्पादकता कैसे बढ़ा सकते हैं, यदि हम लोग कुशल सिंचाई करें, सही है। गुणवत्ता युक्त बीज लाएं, ये भी सही है। कीटनाशक का प्रयोग करें, सही है। उर्वरकता को मतलब फर्टिलाइजर्स को प्रयोग करें, ये भी सही है। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है। इंद्रधनुषीय क्रांति मतलब होती है मल्टी कलर, एक तरह से कहा जाए तो रेनबो क्रांति। तो इसमें हरित भी आती है, श्वेत भी आती है, नीली भी आती है, यानी कि सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आता है, वाइट रिवॉल्यूशन यानी कि जो दूध से संबंधित रिवॉल्यूशन होता है वो भी आता है, और साथ में हमारा नीली क्रांति भी आती है। और साथ ही नील क्रांति जो है वो मछलियों के उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है, काली क्रांति जो है वो हमारे कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। क्रूड ऑयल के जो प्रोडक्शन होता है उससे संबंधित है हमारी ब्लैक रिवॉल्यूशन या फिर काली क्रांति। गुलाबी क्रांति की बात की जाए तो प्याज से संबंधित है। नीली जो है वो मत्स्य से संबंधित है। हरित जो है वो खाद्यान्न से संबंधित है। लाल क्रांति मांस और टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, दूसरे मध्य प्रदेश, तीसरा है पंजाब। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है, तो फिर से वही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत के किन राज्यों में गन्ना जो है वो सबसे ज़्यादा पैदा होता है, तो गन्ना जो है वो बिहार, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पैदा होता है। इसके अलावा महाराष्ट्र अगर ऑप्शन में होता तो वो भी सही ऑप्शन होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, याद रखिएगा। सीक्वेंस के हिसाब से तो मैंने उत्तर प्रदेश बिहार मार दिया है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर आता है बिहार। ठीक है, और हरियाणा, पंजाब। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सभी विकल्प जो है, दो चीज़ें याद रखें, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गन्ना उत्पादन। नेक्स्ट है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा जो है वो उत्तर प्रदेश होगा हमारा। सबसे ज़्यादा गन्ना जो है वो यहाँ पे होता है, इसीलिए इसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। इसके दो जिलों के नाम मैंने आपको बताए थे, ठीक है, जो कि केसर के उत्पादन में प्रमुख हैं। अगर वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि आप लोगों को लेक्चर जो है वो याद रहता है, और इसके साथ ही आप लोग अपने लाइफ में मेहनत कर रहे हैं बीपीएससी को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है, यानी कि कैश क्रॉप नहीं है, तो जूट, मूंगफली, गन्ना, ये सभी क्या होती हैं, नकदी फसल कहलाती हैं, कमर्शियल क्रॉप्स कहलाती हैं। वहीं ज्वार जो है वो हमारा कन्वेंशनल यानी कि जो प्राथमिक जो हमारा अनाज होता है उस फसल होती है उसको कहा जाता है। ज्वार जो है वो नकदी फसल नहीं है, ठीक है, एक तरह से खाद्यान्न फसल है। ठीक, खाद्यान्न फसल है। जो गैर खाद्यान्न फसल होती है इसको नकदी फसल कहते हैं, जैसे कि इसमें आता है
तिलहन, मूंगफली, रेपसीड, सरसों, रेशेदार में कपास, जूट आता है, बागानी फसलों में चाय, कॉफ़ी, रबड़ आता है और अन्य में आता है गन्ना, तंबाकू या फिर आलू। ठीक है, ये सभी क्या है, कैश क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट है, भारत में कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? ठीक है, तो लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर, आयरन ओर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन में झारखंड, छत्तीसगढ़ होता तो वो भी सही हो जाता, पर यहाँ पे जो सभी ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा जो है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इसके अलावा थोड़ा हिस्सा जो है वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, इन सभी में लौह अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर्नाटक हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ये नाम याद रखिए, ये सभी लोहे के यानी कि आयरन के मेन प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, इन सभी जगहों पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लौह अयस्क में से बैलाडीला में किसके खनन होता है? ठीक है, तो बैलाडीला जो है वो लौह अयस्क की खान है। किस प्रकार का होता है यहाँ पे लोहा? तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा हेमेटाइट। हेमेटाइट जो होता है वो उच्च कोटि का आयरन ओर कहलाता है और इसी प्रकार का ओर जो है वो हमारे बैलाडीला में उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, बैलाडीला जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है और ये बहुत ही मैकेनाइज्ड, मतलब बहुत ही अच्छे एडवांस तरीके की मशीन जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। तो बहुत मैकेनाइज्ड, अगर आपसे खान पूछी जाए कौन सी है मैकेनाइज्ड माइन, तो आप बताएंगे बैलाडीला, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कोयले की खान कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे कोयले की खान जो है वो झरिया में स्थित है, झरिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जमशेदपुर जो है वो स्टील के लिए फेमस है, टाटा स्टील्स जमशेदपुर में है। तो झरिया जो है धनबाद जिले में स्थित है और यहाँ पे अधिकांश कोकिंग नामक जो कोयला होता है इसका भंडार होता है। ठीक है, जमशेदपुर इस्पात के लिए, स्टील के लिए है। लोहरदगा जो है यहाँ पे बॉक्साइट का उत्पादन होता है, यानी कि एल्यूमिनियम, लोहरदगा में बॉक्साइट होता है। रांची जो है वो भारी मशीनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा झारखंड। झारखंड राज्य में भूमिगत कोयले का दहन किया जाता है। ठीक है, कोल फील्ड क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे पाया जाता है कोयला, कोयला पाया जाता है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो भारत में जो कोयला उद्योग है उसमें क्या क्या कमियां हैं, इस पर हमें विचार करना है, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, तो पहली समस्या है निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है और कोयला संचलन में भी बाधा है। सही है, यहाँ पे कोयला जो है बहुत हाई क्वालिटी का नहीं पाया जाता है इंडिया में। धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, जिस तरह से इधर से उधर ट्रांसफ़र किया जाता है कोयला उसकी क्षमता में भी कमी है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, तो हम लोग बाहर से इसको ज़्यादा मंगाते हैं, जो इम्पोर्ट है वो हमारा ज़्यादा है और जो हमारे इकॉनमी में बर्डन है वो बढ़ता जाता है। ऑप्शन नंबर 3 भी सही हो जाएगा। कार्य संचालन की कीमतें जो हैं वो भी ज़्यादा है, तो जिस तरह से जो खनन की प्रक्रिया है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है, तो यहाँ पे ये सभी जो हैं ये कारण हो जाएंगे जिसकी वजह से कोयला उद्योग जो है वो इन निम्न समस्याओं से जूझ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो डिगबोई में है, असम में। डिगबोई जो है असम में स्थित है, यहाँ पे सबसे पुराना तेल का भंडार है। ये ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। ब्रह्मपुत्र की जो घाटी है वो देश का सबसे पुराना तेल घाटी कहलाता है। नव भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? ठीक है, तो भारत में तेल और ऊर्जा संकट जो है सर्वप्रथम हुआ था 1970 और 80 के दौरान। ठीक है, 1970-80 के दौरान भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट जो है वो 1973 में पैदा हुआ था, जब तेल निर्यातक देश जो थे, जो ओपेक देश थे, इन्होंने तेल की कीमत में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी थी। तो उस टाइम भारत जो है वो उतना समृद्ध देश नहीं हुआ करता था, तो यहाँ पे ऊर्जा का संकट जो है हो गया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी। ठीक है, तो 1994 का डेटा पूछा गया है 2011 के प्रश्न में। तो प्रति व्यक्ति लगभग 250
किलोग्राम तेल के बराबर जो है प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत हुआ करती थी। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? सौर ऊर्जा का जो उत्पादक है वो सबसे ज़्यादा है कर्नाटक जो है। लेकिन करेंटली अगर डेटा की बात की जाए तो करेंटली राजस्थान जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी का उत्पादन होता है। तो प्रथम नंबर पे आ गया है, फर्स्ट नंबर पे आ गया है यहाँ पे राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो राज्य विद्युत बोर्ड है इनको कौन सी विद्युत समस्याएं या कारणों का सामना करना पड़ रहा है? तो सबसे पहले है कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत में कम पर बिजली का विक्रय किया जा रहा है। तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक कंज्यूमर को जो इलेक्ट्रिसिटी का सेल कर रहे हैं वो उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसारण एवं संवितरण हानियों में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, हानि भी जो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस जो है बिजली का वो भी ज़्यादा हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। राज्य विद्युत बोर्ड के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी है। अभी क्या हो रहा है कि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है इनमें कमर्शियल ऑटोनॉमी की कमी है, सही है। राज्य सरकार ने राज्य विद्युत बोर्ड के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। तो यहाँ पे सोशल डिलीवरी पॉलिसीज़ जो है इनको इम्प्लीमेंट किया गया है राज्य विद्युत बोर्ड के माध्यम से। ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो सभी ऑप्शन जो है हमारे सही हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी सीक्वेंस देख रही हूँ कि बीपीएससी में जब भी बहुत कठिन सा इस तरह से कई सारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है तो यदि आप स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो एक नज़र में तो आपको कठिन लगेगा, पर है काफ़ी आसान और लगभग ज़्यादातर में सभी ऑप्शंस जो होते हैं वो सही होते हैं। नेक्स्ट है, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो टिस्को जो है टाटा स्टील कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टाटा नगर में स्थित है, टाटा नगर। ठीक है, जमशेदपुर। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है, टाटा नगर में स्थित है, जमशेदपुर में। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो 1907 में हुई थी, 1907 में। नेक्स्ट है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सीमेंट जो है हमारा सही ऑप्शन है। तो बिहार का जो डालमिया नगर है ये मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही यहाँ पे चीनी, कागज, केमिकल आदि उद्योग भी है, वो भी स्थापित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तांबा जो है, कॉपर जो है वो खेतड़ी राजस्थान में इसका उद्योग है, खेतड़ी राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। यहाँ पे तांबा उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा अगर बाकी जगहों की बात की जाए तो तारापुर जो है वहाँ पे परमाणु ऊर्जा, टीटागढ़ जो है वो कागज उद्योग, और रांची जो है वो इंजीनियरिंग उद्योग के लिए संबंधित है और इसी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य की खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अभी मैंने आपको बताया तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या है? तो ये एक प्रकार का राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। किसको किसको जोड़ती है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन सभी को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ने का एक कार्यक्रम है और ये सभी जो है 4 प्रमुख महानगर हैं, तो इसीलिए इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 40% सड़क परिवहन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग के, जो हमारा नेशनल हाईवे है उसके द्वारा होता है, नेशनल हाईवे के द्वारा। ठीक है, तो इसकी टोटल लंबाई जो है अभी करंट के हिसाब से देखा जाए तो 1,46,145 किलोमीटर, 1,46,145 किलोमीटर है। नेक्स्ट, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? ठीक है, तो यहाँ पे पूर्वी पीर पंजार जो है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे अटल टनल जो है इसको बनाया गया है। अटल टनल जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे वर्ष मनाली को जो लाहौल स्पीति वाला क्षेत्र है इससे जोड़ के रखेगा। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है।
ठीक है। और ये जो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनके नाम पे उनके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई, उनके नाम पे ही इस टनल का नाम भी रखा गया, ठीक है। रोहतांग में इसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। इसकी जो लंबाई है वो है 9.02 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद के सभी प्रश्न जो है वो हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने जो भी बातें जानी है, यदि आपको लगता है कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं आ रहा है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत है, तो ज़रूर से बनाइएगा। जो भी प्रश्न मैंने पूछे हैं उसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करिएगा। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।